हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो लेक्चर है हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पे। इसमें हम दिसंबर माह का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो दिसंबर में उत्तर प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हमने उन सबको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज की हम फर्स्ट न्यूज़ की ओर अपनी बढ़ते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है आज की वो क्या है, रेयर कॉइन्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स रेन फाउंड इन बागपत। तो यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ आता है, वेस्टर्न यूपी में आता है बागपत, और एनसीआर के रीजन में भी आता है। यहाँ पे क्या पाए गए हैं, पृथ्वीराज चौहान के काल के सिक्के मिले हैं। तो ये सिक्के कितने क्या हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो रिसेंटली 16 रेयर कॉइन्स एट द टाइम ऑफ राजा अनंग पाल देव, राजा मदन पाल, राजा चेहरा राजदेव, इनके टाइम के जो सिक्के हैं वो कहाँ मिले हैं, यूपी के बागपत में मिले हैं। और ये अनंग पाल देव के बारे में हम जानते हैं कि ये तोमर राजवंश के थे। दिल्ली में चौहान राजवंश से पहले तोमर की सत्ता थी, तोमरों की। फिर उसके बाद इसके बाद आई चौहान राजवंश की सत्ता। तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इनका जो सेंटर कहाँ था, ये अजमेर में था। तो इनके टाइम के जो सिक्के मिले हैं कहाँ मिले हैं, काथा में मिले हैं, बागपत डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। ठीक है। तो दीज कॉइन्स आर ऑफ द बिलान मेटल। बिलान मेटल, अभी बिलान मेटल क्या होता है, तो ये देखिए एक एलॉय होता है। एलॉय मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब ये दो धातुओं से मिलके जो बनती है। तो जैसे सिल्वर और कॉपर को मिला के बिलान मेटल बनता है। तो हम ये सब तो जानते हैं कि सिल्वर जो है ये हमारे देश में नहीं होता। तो सिल्वर को हमें ना इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इम्पोर्ट हम कहाँ से करते थे, ईरान से इम्पोर्ट करते थे। हाँ, और इधर ये साउथ ईस्ट एशिया से। इसीलिए इसको मिश्र करके मतलब बनाया जाता था। तो फिर ये कॉपर तो यहीं राजस्थान की खेतरी माइन से मिल जाता था। तो फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि बिलान मेटल के सिक्के मिले थे। कहाँ मिले थे, काथा बागपत में। और ये एक्स्ट्रा न्यूज़ देख लेते हैं। तो एएसआई में ये जो खोज हुई है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके जो किसके निगरानी में हुई है, डॉक्टर अमित राज जैन की, जो कि डायरेक्टर हैं शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो अब ये देखेंगे कि ये बागपत न्यूज़ में कैसे आया। तो 2005 में देखिए क्या था, बागपत डिस्ट्रिक्ट में कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मतलब जैसे मिली थी पुराने टाइम के जो जैसे पत्थर वगैरह, ये कॉइन्स, यही सारी चीज़ें जो मिली थी, जो भी पोटरीज मिली थी। तो तब से इसको क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट, इसको मतलब एक तरह से रिजर्व कर दिया गया था। एएसआई की निगरानी में ये एरिया आता था। अभी रिसेंटली क्या है, 2018 में यहाँ पे क्या जो एक्सकेवेशंस हुई उसमें सिनौली काफ़ी न्यूज़ में था 2018 से। यहाँ पे क्या मिला है, एक वुडन रथ, जो मतलब रथ जो है, तो इससे ये पता लगता है कि ये महाभारत कालीन था। रथ मिले थे, पुराने टाइम के बर्तन मिले थे, कई सारी चीज़ें, मतलब पूरा सेटलमेंट लोगों को मिला है, किस तरह से लोग रहते थे, यहाँ घर था उनका, यहाँ पे उनका क्या क्रिमेशन वगैरह होता था। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसी वजह से सिनौली में क्या, डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी इसी चीज़ पे, है ना। तो सिनौली बहुत न्यूज़ में था। तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में होने से तो जो इतना मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस थे वो सब मतलब उनकी सबकी नज़र आके कहाँ पे टिकी, सिनौली पे। तो इस वजह से भी न्यूज़ में था। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सिक्के मिले थे जो सिनौली से मिले थे ना, ये कौन से, बिलान मेटल के सिक्के हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी लेड। तो ये शाकंभरी देवी का एक टेम्पल, ये जो मेला भी लगता है, ये भी कहाँ लगता है, सहारनपुर में लगता है ना। तो ये मतलब ये यूनिवर्सिटी भी कहाँ बनाई जा रही, सहारनपुर में बनाई जा रही थी। कहाँ बना रही है, पुनवरका विलेज में। और इसको मतलब किसने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने रखा। कितने एरिया में बनेगी, लगभग 50 एकड़ में बनेगी, और 18 महीने में बन के तैयार हो जाएगी यूनिवर्सिटी, है ना। तो मतलब कितनी स्पीड से ये काम होगा। तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, लगभग 92 करोड़ इसका कॉस्ट आएगा। और इसमें क्या क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी, जो प्रशासनिक भवन होगा यूनिवर्सिटी का, एकेडमिक बिल्डिंग होगी, हॉस्टल होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सहारनपुर डिवीजन, कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देखिए एक और डिस्ट्रिक्ट है शामली। शामली इसमें लिखा नहीं है, आप इसमें कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये 3 जो डिवीज़न, सहारनपुर डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ये इससे बेनिफिट इनको मिलेगा। तो ये मतलब यहाँ के जो बच्चे होंगे वो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के ये यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। तो 264 कॉलेजेस ऑफ दिस 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। कितने, 264 कॉलेज जितने भी हैं उनको इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दीजिएगा। मतलब उनकी डिग्री कहाँ से होगी, माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी से होगी। तो देखिए ये है इस यूनिवर्सिटी की पिक्चर जो बनेगी, मतलब उसका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, ये है। इसमें देखिए ये यहाँ पे ये इसका पूरा बिल्डिंग है, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक भवन है, ये देखिए कैसा महल जैसा बना है ना। तो ये होगा माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का जो है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हमारी देखते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विल बी नेम्ड आफ्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या न्यूज़ है, तो दिसंबर 3 2021 को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इट वाज अनाउंस्ड बाय द सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ टू नेम द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन प्रयागराज आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को हुआ। तो इनके एनिवर्सरी के, बर्थ एनिवर्सरी के ही दिन यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने क्या अनाउंस किया कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में,
इसको किसके नाम पे रखा जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान, बिहार में हुआ था, और इनको भारत रत्न दिया गया था 1962 में। और ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, जो हमारा संविधान बनाने की जो असेंबली बनी थी, उसको भी उसके जो नेता थे, मतलब उसको जो लीड करते थे, उसके जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये जो यूनिवर्सिटी है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसका अभी पिछले साल अक्टूबर 2021 में ही इसका शिलान्यास किया गया था। किसके? माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कहाँ होगी? प्रयागराज में। किसके नाम पे होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, और लॉ यूनिवर्सिटी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दूरदर्शन जियो सैटेलाइट सेंटर इनॉग्रेटेड इन गोरखपुर। तो गोरखपुर में अभी रिसेंटली क्या है? जियो सैटेलाइट सेंटर खोला गया है, ये दूरदर्शन का। दूरदर्शन जो नेशनल चैनल है, ये जो है, तो उसमें उसके थ्रू ये बनाया गया है। तो ये गोरखपुर में है। तो यूपी सीएम, ये कब? 3 दिसंबर 2021 को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड द सन एट सैटेलाइट सेंटर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एंड 10 kW FM रिलीज। ये जो सेंटर है कहाँ? डिस्ट्रिक्ट इटावा में, और गडनिया डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में, और ये ननपारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच में। तो यहाँ का है FM, मतलब FM जो सेंटर खोले गए हैं FM के। और बाकी जो है ये जो जियो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? ये गोरखपुर में खोला गया है। तो नॉट ओनली ईस्टर्न यूपी बट अ लार्ज पार्ट ऑफ बिहार एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ नेपाल विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस जियो सैटेलाइट सेंटर। तो ये जियो सैटेलाइट, देखिए हमें पता है कि गोरखपुर कहाँ आता है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, पूर्वांचल के एरिया में आता है ना। तो यहाँ से क्या है, उसका बिहार से भी वो टच करता है, इधर क्या है, वो नेपाल से भी है ना। तो यहाँ पे अगर जियो सैटेलाइट सेंटर बनेगा तो उससे ऐसा नहीं है कि केवल गोरखपुर के लोग, यहाँ पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, और ये बिहार के लोग, और नेपाल के लोग, इन तीनों को ही मतलब फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट विल बी डन इन भोजपुरी लैंग्वेज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ब्रॉडकास्ट होगा ये भोजपुरी लैंग्वेज में, क्योंकि इधर के एरिया में क्या है, भोजपुरी बोली जाती है ना। बिहार के जो भोजपुर की जो भाषा है, ये इधर के पूरे रीजन में बोली जाती है भोजपुरी। तो ये इसमें जो ब्रॉडकास्ट होंगे, जितना सारा जो भी प्रोग्राम्स आएंगे, वो सारे भोजपुरी लैंग्वेज में आएंगे। तो इससे एक चीज़ क्या होगी, अगर भोजपुरी लैंग्वेज में होंगे तो प्रोग्राम्स भी भोजपुरी में बनेंगे। तो उससे क्या है कि वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, जो भोजपुरी बोलना जिनको आता होगा। तो भोजपुरी के जो थिएटर वर्कर्स हैं, उनको भी क्या है, इसमें मतलब एक प्लेटफॉर्म, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें वो क्या है, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में ये। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इटावा में जो ट्रांसमीटर बनाया जाता है FM का। तो ये किसको फ़ायदा होगा? लगभग 50 लाख पीपल जो वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यही देखिए इसका जब इनाग्रेशन हो रहा था, ये यूपी सीएम है, ये अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। तो ये क्या है, उसका इनाग्रेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ऑल्सो इन द बॉर्डर एरियाज़ देर वर ऑल्सो सम एंटी नेशनल मूवमेंट्स एंड ये जो मूवमेंट्स होते थे एंटी नेशनल और प्रोपोगंडा डन बाय द पीपल इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। दूरदर्शन केंद्र विल प्ले अ बिग रोल इन प्रिवेंटिंग दैट। क्योंकि देखिए पूर्वांचल को जो एरिया आता है ना, बॉर्डर से भी टच करता है नेपाल से, तो एक तरह से जो स्मगलिंग वगैरह भी होती थी ना, इधर के रीजन में बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये आतंकवादी भी ना इसको एक तरह से अपना बैकयार्ड की तरह यूज़ करते थे, क्योंकि यहाँ पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था, जो एक तरह से जो है लोगों में जागरूकता की भी कमी थी। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे प्रोपोगंडा और ये न्यूज़ फैलाना, ये जो एक तरह से नहीं क्रिमिनल वाला जो पूरा एक गढ़ बना दिया गया था पूर्वांचल को। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो इनको मतलब इनमें नकेल कसने में भी मदद होगी। और वहाँ पे जब खुद का मतलब एक तरह से दूरदर्शन सेंटर होगा, लोगों को उन्हीं की भाषा में न्यूज़ मिलेगी, तो वो क्या है, एक तरह से जन जागृति फैलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ पे हम पढ़ते हैं मंत्रा ट्रैकिंग ऐप के बारे में। तो ये क्या है, तो दिसंबर 5, 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड 5000 न्यू हेल्थ सब सेंटर्स। तो ये हेल्थ सब सेंटर्स क्या होते हैं? देखिए हेल्थ सब सेंटर्स ये होते हैं कि जो छोटे छोटे कस्बे टाइप के होते हैं ना, जहाँ पे ये बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते, तो इन छोटे छोटे कस्बों में एक तरह से ये जो हेल्थ सब सेंटर्स टाइप के बना दिए जाते हैं। मतलब एक छोटा सा मतलब अस्पताल जैसा ही रहता है, यहाँ पे भी डॉक्टर आते हैं। तो बस उसके क्या है, छोटे जैसे यहाँ पे जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में क्या है, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे CT स्कैन की फैसिलिटी हो गई, ये पैथोलॉजी वगैरह सारी चीज़ होती हैं। तो ये हेल्थ सब सेंटर्स में क्या है, मतलब छोटी छोटी सुविधाएँ होंगी, ज़्यादा अगर बड़ी दिक्कत है उसके लिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो हैं, तो ये हेल्थ सब सेंटर, इसीलिए इनको सब सेंटर कहा जाता है। और ये 15 BSL-2 लेबोरेटरीज एंड मदर न्यू बॉर्न ट्रैकिंग ऐप, ये मंत्रा ऐप है। ये मदर, इसका देखिए फुल फॉर्म है, ये मदर न्यू बॉर्न ट्रैकिंग ऐप। ये इन्होंने किसने इसको, मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो ए हेल्थ सब सेंटर इज सेटअप टू प्रोवाइड, ये जो हमने देखा है उसी के बारे में, ये एस्पिरेशनल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको खोला जाता है। ठीक है, हेल्थ सब सेंटर को। तो दीज 5000 हेल्थ सब सेंटर्स विल प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को साल भर में ये हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश की मतलब पॉपुलेशन ही देखिए लगभग 21-22 करोड़ के आसपास है। अगर ये 2021 का सेंसस देखा जाए तो इसमें तो काफ़ी बढ़ गई होगी।
वहाँ पे सोचो पिछड़ापन इतना ज़्यादा है कि अगर इतने हेल्थ सब सेंटर खोले जाएंगे तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। दे ऑल्सो हैव ए स्पेशल रोल इन द वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो बच्चों का जो भी टीकाकरण होता है इसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे। ऑन दिस ओकेजन ही ऑनर्ड द ANMs, तो ये जब ये सारी चीज़ें इनॉग्रेट करी जा रही थी उसमें तो यूपी CM ने किसको, ANMs को, जो ये ऑक्सिलरी नर्सिंग जो मिडवाइफ्स होती है ना, इनको भी इन्होंने क्या किया, ऑनर किया फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट सर्विसेज इन मैटरनल हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज बाय प्रेजेंटिंग दम विद साइटेशन। देखिए इनका काम, जो छोटे छोटे गांव एरिया होते हैं ना, विलेज पंचायत वगैरह, ये एक तरह से ये जो ANMs हैं ये ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। क्यों, ये जो, क्योंकि यहाँ पे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती, तो ये लोग ना जाके घर घर जाके एक तरह से काम करती हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। तो जो भी सरकारी, जो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं, जो मातृत्व वंदन योजना हो गई, जैसे सारी इस तरह की योजनाओं को जाके कौन बताता है, घर घर जाके ये ANMs बताती हैं। तो इनका काम बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, एक तरह से इनको रिकॉग्नाइज इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो इनको क्या किया गया है, इनको, इनके काम को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है और इनको साइटेशंस भी दिए गए हैं, इनको ऑनर किया गया है। तो दीज इंक्लूड ANM वर्किंग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, तो कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो ANMs वर्किंग करती थी उनको भी ऑनर किया गया। ठीक है, तो इनाग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन गोरखपुर, अब गोरखपुर में देखिए कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनाग्रेट किया गया है, गोरखपुर काफ़ी न्यूज़ में था। तो हम देखेंगे रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द प्रोजेक्ट सेटअप एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 करोड़ रुपये के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पे किए गए हैं, गोरखपुर में इनका इनाग्रेशन किया गया। तो इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है, जो सबसे महत्वाकांक्षी है वो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड रसायन लिमिटेड है, ये गोरखपुर में इसका जो प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब यूरिया की फैक्ट्री बनाई गई है। और नेक्स्ट क्या है, एम्स गोरखपुर है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर। ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है ना, ये गोरखपुर में बनाया गया है। ठीक है, ICMR की बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, पूरे देश में फैली हुई हैं, तो उसमें से एक कहाँ, गोरखपुर में भी बनाई गई है। तो अबाउट 12.7 लाख टन्स ऑफ नीम कोटेड यूरिया विल बी प्रोड्यूस्ड एनुअली एट द गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री एट हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड रसायन लिमिटेड, बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ 8,603। अब सोचिए 10,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसमें से 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ की तो सिर्फ ये फैक्ट्री है, तो सोचिए कितनी बड़ी होगी, है ना। तो इस फैक्ट्री को जो बनाया गया है, ये इसमें क्या है, इसमें नीम कोटेड यूरिया जो है प्रोड्यूस किया गया। ये नीम कोटेड यूरिया ना अभी 2016 से ही चलन में आया, क्योंकि क्या है, यूरिया का यूज़ ना, यूरिया जैसे किसानों को ना सब्सिडाइज रेट में मिलती है, क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, किसान इतना खरीद नहीं सकता, तो उसको सरकार एक तरह से क्या है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ये यूरिया के जो मतलब ये जो सेंटर्स होते हैं जहाँ से सरकारी जो यूरिया मिलती है, तो वहाँ पे जाके किसान जाते हैं, लेते हैं। तो एक तरह से उस यूरिया को ना ये लोग किसी दूसरे यूज़ में भी यूज़ करते थे, मतलब किसान नहीं यूज़ करते थे, लोग बाग जो से बल्क में खरीद लेते थे और उसको किसी और यूज़ में यूज़ होता था। तो अब इसको क्या है कि ये नीम कोटेड यूरिया कर दी गई है। इससे क्या है, केवल ये खेतों में ही यूज़ की जा सकती है, क्योंकि इसको एक तरह से नीम के तेल में ना इसकी कोटिंग कर दी जाती है यूरिया के दानों की, है ना। तो ये किसी और चीज़ में यूज़ नहीं होंगे, अब ये सिर्फ अगर खेती के लिए हैं तो खेती में ही यूज़ होंगे। तो ये नीम कोटेड यूरिया ही इस यूरिया प्लांट से बनाई जाएगी। तो फ्रॉम दिस फैक्ट्री सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ यूरिया विल बी अवेलेबल टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट। एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी ग्रांटेड जनरेटेड इन पूर्वांचल। तो ये जो भी है, मतलब इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट बना है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी पूर्वांचल के एरिया, क्योंकि ये गोरखपुर कहाँ, पूर्वांचल में आता है, तो पूर्वांचल के लोगों को होगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी होंगी और इनकरेज अलॉन्ग विद एंसिलरी इंडस्ट्रीज। देखिए जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है ना बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसके आसपास छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा ये यूरिया का फैक्ट्री बन गया, अब गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब फैक्ट्री है, तो यहाँ पे यूरिया का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन यूरिया को ले जाने के लिए उसको जितने भी जो होलसेल रिटेल सेक्टर्स हैं जहाँ पे उसको बेचा जाएगा, वहाँ पे उसको पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इतने बल्क अमाउंट में जब यूरिया बनेगी इतने लाख टन में, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा चाहिए। तो ये सारी सुविधाएँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो फिर वहाँ पे अगर मतलब अगर हाईवे बनेंगे, आसपास वहाँ होटल भी बनेंगे, तो इस तरह से नहीं, उसकी जो एक पैरेलल इकोनॉमी जो चलेगी वो भी एक तरह से बनेगी। तो ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है, इसी से एसोसिएटेड होंगी, तो इनमें भी क्या है विकास होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ नोटवर्दी दैट द ओल्ड गोरखपुर यूरिया प्लांट बेस्ड ऑन नेफ्था। जो इससे पहले ये क्या है, ये जो नया जो प्लांट बनाया गया है गोरखपुर में, इससे पहले एक और यूरिया का प्लांट था 1969 में, जिसको बनाया गया था, ये किस पे बेस्ड था, नेफ्था पे बेस्ड था, नेफ्था से बनाया जाता था। और दिस फर्टिलाइजर फैक्ट्री वाज क्लोज्ड ऑन June 10, 1990। 1990 मतलब 69 में बना था, 1990 में ये फैक्ट्री बंद भी हो गई थी। ठीक है, ऑफ ए 4 times बिगर ग्रीन फील्ड यूरिया प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द हिंदुस्तान फर्टिलाइजर रसायन लिमिटेड इन प्लेस ऑफ FCI's क्लोज्ड यूरिया प्लांट। तो पुरानी जो यूनिट थी वो किसकी थी, FCI की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की थी। हाँ, जो नई बनी है ये उससे भी 4 गुना बड़ी बनी है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है,
है, देखिए 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का देखिए मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई विकास ना हुआ हो, एकदम मतलब खाली ज़मीन पड़ी हो, वहाँ पे आपने आप जाके बिल्डिंग बना दी, ठीक है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है वहाँ पे ऑलरेडी कुछ था, उसको आपने तोड़ के नए सिरे से बनाया, तो वो होता है ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो ये क्या है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इन 2016 द पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन गोरखपुर। तो इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, 2016 में रखा गया था। अब जाके ये बन के तैयार हुआ है। द कैपेसिटी ऑफ दिस न्यू फैक्ट्री बिल्ट ऑन द साइट ऑफ दिस फर्टिलाइजर फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड अर्लियर इन गोरखपुर इज 4 टाइम्स मोर। अब 4 गुना बड़ी है, तो इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो भी 4 गुना ज़्यादा होगा। तो द हाइट ऑफ द प्रिलिंग टावर ऑफ गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ द कुतुब मीनार। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये प्रिलिंग टावर क्या होता है, मतलब इसकी हाइट क्या है, कुतुब मीनार से भी 2 गुना है। कुतुब मीनार कितना है, 72.5 है, और इस प्रिलिंग टावर की ऊंचाई कितनी है, 149.5 मीटर। तो प्रिलिंग टावर देखिए ये है, ये देखिए जो गोरखपुर की जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, ये उसका पूरा ड्रोन व्यू है। तो इसमें ये प्रिलिंग टावर का देखिए क्या काम होता है, जो ये जो यूरिया होते हैं ना, दानेदार होता है ना, तो कहते हैं ना जितना छोटा जितना महीन उसका दाना होगा, तो इसमें प्रिलिंग टावर में क्या होता है, एक तरह से यूरिया को ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाके वहाँ से उसको गिराया जाता है। तो जितना ऊंचा प्रिलिंग टावर होगा, जितनी, और फिर उसमें से इधर से जैसे कोल्ड एयर और फिर इधर से हॉट एयर जैसे पास की जाती है ना, तो जितना ऊपर से दाना गिराया जाएगा उतना ही ज़्यादा वो फाइन पार्टिकल में बनता जाता है, मतलब उतना ही ज़्यादा वो उसके दाने क्या है फाइन होते जाते हैं। तो प्रिलिंग टावर इसलिए ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री में ही यूज़ होता है। तो ये जो वर्ल्ड का एक तरह से देखा जाए सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर है। कितनी इसकी ऊंचाई है, 149.5 मतलब ये कुतुब मीनार से भी 2 गुना ज़्यादा है, क्योंकि कुतुब मीनार तो 72.5 के ही है, हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द कैपेसिटी ऑफ द, फिर ये क्या है, ये तो मतलब फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में हो गया। अब ये गोरखपुर जो एम्स बना था उसके बारे में देख लेते हैं। तो गोरखपुर एम्स विच इज़ बीइंग बिल्ड विद द कॉस्ट ऑफ अबाउट 1011 करोड़ से, और इसमें कितना कैपेसिटी होगी, 100 बेड की कैपेसिटी होगी, मतलब 1011 करोड़ की उसमें बनेगा कॉस्ट पे, और 100 बेड इसमें होंगे। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट वॉज लेड बाई पीएम इन जुलाई। जब ये यूरिया प्लांट की फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तभी इसका भी रखा गया था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स गोरखपुर एंड रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूडिंग इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस अगर आपने देखा होगा आज से 2-3 साल पहले, ये बीआरडी जो ये कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ का है, गोरखपुर का है। ये बहुत न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि दिमागी बुखार जो जापानी इंसेफ्लाइटिस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि गोरखपुर में क्या है, जैसे बारिश बहुत होती है, तो बारिश बहुत होती है तो वहाँ जल भराव होता है, जल भराव होता है, तो एक मतलब निश्चित जो मौसम होता है ना, बारिश के मौसम में ही वहाँ पे क्या है, ये जैसे इस तरह के जो गंदगी मच्छर वगैरह पलते हैं, तो उसमें प्रोटोजोआ से जैसे बीमारी फैलती है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस, उसको दिमागी बुखार भी कहते हैं। ये किसको ज़्यादा अफेक्ट करती है, बच्चों को अफेक्ट करती है ना, तो बेबीज़ को ये अफेक्ट करती है। तो इसमें क्या है, इसमें जान भी चली जाती है। तो उस वक्त क्या था कि आज से 2-3 साल पहले यहाँ गोरखपुर में एक तरह से ये एपिडेमिक टाइप का हो गया था, कि इतने बच्चों को ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो रहा था, और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और कई बच्चों की जान चली गई, लगभग 100-150 के आसपास मतलब बच्चों की जान गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी एम्स की, ठीक है। तो इसको भी प्रिवेंट करेगा, ये जो इंसेफ्लाइटिस को प्रिवेंट करेगा, हाँ। तो द स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स ऑफ द रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन द बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस हैव बीन प्रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 36 करोड़। तो वहाँ पे लेबोरेटरी भी बनाई गई है, कितनी की, 36 करोड़ के आसपास, ठीक है। फिर द अनाउंसमेंट टू मेक गोरखपुर स्पेशल एजुकेशन जोन। अब क्या है, हमने मतलब अभी तक देखते थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो स्पेशल एजुकेशन जोन क्या होता है, तो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके प्रॉपर चैनल्स होंगे वहाँ पे, किस तरह से मतलब सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही स्मूथ वे में बहुत जल्दी जल्दी चलेंगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर सुविधा होगी, एक तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाइप्स होते हैं, तो उसको क्या है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। अब स्पेशल एजुकेशन जोन क्या होगा, मतलब वहाँ पे पढ़ाई लिखाई के काफ़ी उपयुक्त तो ये जो होंगे साधन, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कॉलेजेस होंगे। तो इसी से हम देखते हैं 10 दिसंबर 2021 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान अनाउंसेस टू मेक गोरखपुर एज अ स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया कि गोरखपुर को हम बनाएंगे। फिर अनाउंस्ड एट द 89th फाउंडर्स वीक सेलिब्रेशन ऑफ महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल। तो गोरखपुर डेवलप्ड एज अ नॉलेज सिटी थ्रू three functional and one under construction university will be made at special economic education zone on the lines of special economic zone as per the requirements of the new education policy। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी हम बात कर रहे हैं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या जो सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं को मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए ये गोरखपुर को एजुकेशन हब
बनाना है। तो इसमें क्या है, जो नई जो 3 फंक्शनल और अंडर कंस्ट्रक्शन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं गोरखपुर में बन रही हैं, तो इनका एम क्या होगा, स्पेशल एजुकेशन सेक्टर टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एज अ ग्लोबल सिटीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एकेडमिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर गोरखपुर में क्या है, पूर्वांचल में यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए या तो प्रयागराज की तरफ इधर वो लोग आते हैं, या तो उधर पटना चले जाते हैं, या फिर उनको दिल्ली जाना होता है ना। तो पूर्वांचल में ऐसा कोई बड़ा एजुकेशन हब नहीं था कि जहाँ बच्चे वहाँ जा सकें। तो अगर गोरखपुर में बन जाता है तो आसपास के जितना एरिया होगा, इधर ये बस्ती, बहराइच, गोंडा, ये बलिया, इधर के सारे लोग कहाँ जाएंगे, मतलब गोरखपुर में उनको पढ़ाई की अगर बेहतर सुविधा हो रही तो अपने घर से ज़्यादा दूर क्यों जाएंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखे हुए ये पूर्वांचल में ये एजुकेशन हब बनाने की ये तैयारी हो रही है, ठीक है, गोरखपुर को। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है, हैदरपुर वेटलैंड के बारे में है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये कहाँ है, ये बिजनौर में आता है। तो रिसेंटली हैदरपुर वेटलैंड ऑफ वेस्टर्न यूपी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 47th रामसर साइट। कौन सी 47, मतलब 47वीं रामसर साइट बनाई गई। मतलब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे देश में 47 रामसर साइट्स हैं। तो इन द कंट्री इन द एंड द 10th इन यूपी, और यूपी में कितनी हैं, 10 हैं, और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 2463वीं हैं, ठीक है। तो ये किसने कंफर्म किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो वेटलैंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 6908 हेक्टेयर ऑन द मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर बिटवीन द गंगा एंड सोलानी रिवर। तो गंगा रिवर तो हम जानते हैं कि मतलब ये उत्तराखंड की तरफ से आ रही होती है, बिजनौर से ये प्रवेश करती है इधर, और बाकी सोलानी रिवर भी एक आती है जो इसकी सहायक नदी है। ये इसके मतलब मुहाने, ये क्या है, यहाँ की जो जो मिलती हैं वहाँ पे क्या है, ये हैदरपुर वेटलैंड है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हैदरपुर वेटलैंड उसी का पार्ट है। तो हैदरपुर वेटलैंड इज़ अ मैन मेड लेक। ये मतलब ना तो नेचुरल है, ना तो ये मतलब ह्यूमन मेड है, ठीक है, इसको आदमी ने बनाया है। कब बनाया, 1984 में बनाया गया था। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ हियर अट्रैक्ट्स बर्ड्स, एक्जॉटिक बर्ड्स एंड हियर बाई क्रॉसिंग द हिल्स ऑफ मंगोलिया। तो यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, मंगोलिया पार्क। वैसे भी देखिए, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती हैं ना, जैसे सर्बिया वगैरह में बहुत सर्दी हो गई है, बर्फ़ गिरने लगती है, तो वहाँ कुछ रहता नहीं, तो वहाँ से चिड़िया क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स इतनी दूर का सफ़र करके सोचो उड़ के आती हैं। तो ये चिड़िया जो भी आती है ना, वहीं आती हैं जहाँ पे ये मतलब पानी होता है, जहाँ जैसे जहाँ नदियों का संगम होता है, वहाँ पे आके चिड़िया ये रहती हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये वो उनका स्पेसिफिक जोन होता है कि वहाँ पे वो आके रहती हैं, ठीक है। तो ऑल्सो देर आर मैनी स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स, टॉर्टोइज, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, बटरफ्लाइज एंड डियर्स। दे आर ओवर 30 प्लांट स्पीसीज एंड ओवर 300 बर्ड स्पीसीज एज वेल एज 40 फिश स्पीसीज एंड ओवर 102 वाटरफॉल स्पीसीज। तो मतलब ये बायोडाइवर्सिटी के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही रिच है। यहाँ बहुत सारे ये जो जीव जंतु हैं, पक्षी, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन, अ वेटलैंड इज अ प्लेस दैट इज फुल ऑफ वाटर। तो ये देखिए, ये हम देख रहे हैं, ये हैदरपुर वेटलैंड का फोटो है। इसमें फेड बाई रिवर गंगा एंड रिवर सोलानी। द वेटलैंड हेल्प्स इन फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, प्यूरिफिकेशन एंड लिवलीहुड। तो इसमें हम देखते हैं कि मतलब फ्लड कंट्रोल में कैसे वेटलैंड मदद करता है, कि जैसे अगर नदी चली जा रही है ना, अगर जब बारिश का सीज़न होता है, नदी में बहाव तेज़ हो जाता है और जो डैम से भी पानी छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या है, नदी का जो आसपास का जो फ्लड प्लेन्स होता है, फ्लड प्लेन्स मतलब जहाँ बाढ़ का जो क्षेत्र होता है, तो नदी का पानी अगर वहाँ जाता है तो आसपास अगर ये वेटलैंड वगैरह होते हैं, तो मतलब ये जो ज़मीनें होती हैं, तो यहाँ पे पानी क्या एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो ये पानी को रोक भी लेते हैं, क्योंकि इनमें कैसे ये जैसे झाड़ टाइप की भी होती है, तो वो एक तरह से पानी को रोकते हैं, ठीक है, वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। और प्यूरिफिकेशन एंड लाइवलीहुड के क्या क्यों काम आता है, लाइवलीहुड कैसे, मतलब यहाँ पे जैसे मछली पालन होता है तो लोग मछलियों का पालन करते हैं, तो उससे भी इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। सिंघाड़े वगैरह की खेती भी जैसे पानी में होती है तो लोग कर लेते हैं, है ना। तो वो उसके लिए लेक वगैरह की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। और देखिए, वेटलैंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे बेंगलुरु में अगर आप देखें तो बेंगलुरु में क्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा लेक्स थी, लेकिन वेटलैंड्स जब सूख गए ना, जब वेटलैंड्स को वहाँ पे सुखा दिया गया, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा था, उसको एक तरह से इंडिया के सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो वहाँ लोग जाते हैं, तो अर्बनाइजेशन लोगों को मतलब कैप्चर करने के लिए वहाँ नई नई बिल्डिंग्स बनी, तो अर्बनाइजेशन बहुत ही स्पीड से हुआ, तो वहाँ पे क्या है, उन सारे वेटलैंड्स को भी जैसे सूख गए तो उन पे वहाँ पे भी बिल्डिंग बना ली गई। तो आज क्या बेंगलुरु क्या संकट मतलब झेल रहा है, वो पानी का संकट झेल रहा है, वहाँ पानी की कमी है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मतलब इस तरह से वेटलैंड जब सूख जाते हैं उन पे लोग दूसरा मतलब डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो वेटलैंड्स को बचाने की दृष्टि से ही 1972 में रामसर, ईरान का एक शहर है, यहाँ पे 2 फरवरी को एक मतलब सारे देशों ने मिलके एक कन्वेंशन पे साइन किया कि हम ये वेटलैंड्स को, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब अब जैसे ये हैदरपुरी नेशनल इंपॉर्टेंस की तो मतलब है, क्योंकि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और उनको एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का पूरा रिच रीजन है। अगर ये सूख जाएगा तो सोचिए वो चिड़िया कहाँ जाएंगी, यहाँ की जो पूरी जो फ्लोरा एंड फाना है वो कहाँ जाएगा, जो भी जीव जंतु हैं। तो इसीलिए वेटलैंड्स को मतलब इनको संरक्षित करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो ये रामसर कन्वेंशन उस लिए था, और इसमें इन्होंने मतलब
वेटलैंड की परिभाषा क्या दी है रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग? इन्होंने कहा है वेटलैंड इज अ प्लेस दैट इज फुल ऑफ वाटर फॉर एटलीस्ट 8 मंथ इन द ईयर एंड होम टू मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। मतलब लगभग साल के 8 महीने तक तो उसमें पानी भरा होना चाहिए, वो पानी भी मतलब 6 मीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 6 मीटर तक है तो वो वेटलैंड है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज़। ये देखिए, देख लीजिए उत्तर प्रदेश के जो 10 वेटलैंड्स हैं उनमें से देखिए ये जो पार्वती अर्गा है, इधर यहाँ पे बखीरा जो संत कबीर नगर में आता है, ये सुरही ताल है, इधर ये जो सांडी आता है, और यहाँ पे लाख बहुश्री पक्षी विहार जो है, इधर ये जो सामान है, और ये इधर जो पाटनन है, ये सूर सरोवर है, ये तो सारे क्या हैं यूपी के वेटलैंड्स हैं, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली जो नया है हैदरपुर, ये देखिए इधर से जहाँ गंगा प्रवेश करती है ना बिजनौर के एरिया में, ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इधर इधर आके क्या है, यहाँ पे इस क्षेत्र में है हमारा हैदरपुर वेटलैंड। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन लॉन्च्ड। तो देखिए कोरोना जब से आया था, कोरोना की वजह से लोगों की क्या है लाइवलीहुड छिन गई थी, तो उनको जैसे वापस शहरों से लोग गाँवों में आ गए, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे लोगों को जैसे खाने की दिक्कत ना हो, इस वजह से तभी से ये प्रधानमंत्री जी ने ये योजना जो लागू की थी जिसमें वो फ्री राशन देते थे, जिसमें चावल अनाज जो भी फ्री था। तो उसी के तर्ज पर यूपी सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने भी फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन का किसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये जो निर्णय अभी लिया था दिसंबर 12 2021 को, इन्होंने इसमें कहा था कि 15 करोड़ लोग इससे मतलब इनको फ़ायदा मिलेगा। दिसंबर 2021 था ये, दिसंबर 2021 से 12 मार्च 2022 तक ये जो है फ्री राशन दिया जाएगा। इसमें 80,000 जो राशन शॉप्स हैं उनके थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस राशन में देखिए क्या क्या होगा, जैसे ये जो सेंट्रल की योजना थी उसमें तो मतलब अनाज में ये दाल चावल और ये गेहूँ मिलता था, आटा जो मिलता था, लेकिन अब इसमें क्या है 1 लीटर तेल भी मिलेगा, 1 केजी जो है ये नमक मिलेगा, और दालें मिलेंगी, और ये शुगर है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। किसको मिलेंगी? जो ये जो अंत्योदय कार्ड होल्डर होते हैं ना, राशन कार्ड, उनको ही मिलेगा, ठीक है। तो इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इन द ईयर 2020 फ्रॉम द मंथ अप्रैल टू नवंबर 80 करोड़ एलिजिबल पीपल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग 15 करोड़ नीडी पीपल ऑफ यूपी वर बेनिफिटेड अंडर द ये जो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना थी, जिसमें अन्नदाता योजना थी, जिसमें ये अन्न प्रोवाइड किया जाता, मतलब राशन दिया जा रहा था। तो इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, जिसमें से 15 करोड़ कहाँ के थे? यूपी के थे। यूपी ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है पूरे देश का, तो यहाँ के लोग भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो इन द ईयर 2020 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फूड ग्रेन्स फॉर द 3 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून विच बेनिफिटेड 15 करोड़ पीपल ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम अपनी बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जो देखिए अगर आप देखेंगे इसका काम शुरू हुआ था, तो इसका काम आज से मतलब ये जो सरयू कनाल का प्रोजेक्ट का जो काम हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, मतलब इसका प्रोजेक्ट का काम 1978 में इसका शुरू हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी जी के टेन्योर पे शुरू हुआ था। तो अब जाके ये पूरा हुआ है। तो दिसंबर 11 2021 में पीएम मोदी डेडिकेटेड द सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट टू द नेशन एट अ कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट पे बना है? 9,800 करोड़ की कॉस्ट पे बना है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसको बलरामपुर ये बॉर्डर एरिया आता है, मतलब इधर नेपाल से टच करता है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ये सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट को, इसको देश को डेडिकेट किया, राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये जो मतलब है ये इसका जो प्रोजेक्ट का अभी रिसेंटली जो तेज गति से इसका जो काम शुरू हुआ है 4 साल पहले शुरू हुआ था। बाकी ये जो स्टार्ट हुई थी ये योजना तो 1978 में हुई थी, ठीक है। देन सोचिए अब हमारे देश में कितनी लेट लतीफ़ी से सारे काम होते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज लेस देन 100 करोड़। उस टाइम पे क्या था, इसका कॉस्ट क्या था? 100 करोड़। अब देखिए अगर उस टाइम से अगर आपका कॉस्ट देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अगर उसको मतलब मुद्रास्फीति जो बढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो रेट तो बढ़ेगा ही। तो सब मतलब 100 करोड़ में हो रहा था, तो अब जाके वही चीज़ कितने में हो रही? 9,800 करोड़, मतलब काफ़ी गुना बढ़ गया, ठीक है। तो इन द ईयर 1982 9 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग बलरामपुर वर कनेक्टेड विद दिस प्रोजेक्ट। तो 1982 में जब ये प्रोजेक्ट का काम हो रहा था तब इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। जो मतलब आसपास के जो 9 जिले हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, किससे? इस कनाल प्रोजेक्ट से। द लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ 318 किलोमीटर, इतना उसका प्रोजेक्ट का लेंथ था। और वाइल जो कनाल जो बनाई गई है, कनाल सिस्टम जो बनाया गया है वो 6,623। तो ये जो कनाल खोदने का काम होता है, जो मनरेगा का काम होता है, उसमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, मतलब तालाब खोदने का काम, ये सारी चीज़ें, तो विच आर लिंक टू द प्रोजेक्ट। इट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल प्रोजेक्ट इन द ईयर 2012। तो 2012 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया था, मतलब राष्ट्रीय प्रोजेक्ट इसको बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट इन्होंने, जब यूपी जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने, जब ये भी इसके इनॉग्रेशन में थे, तो इन्होंने कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो इनकी जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी ना, ये एक तरह से उसको भी साकार करती है। तो विद दिस प्रोजेक्ट मोर देन 30 लाख फार्मर्स ऑफ 6,227 विलेजेस, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज। देखिए ये सारे आसपास ही जिले आते हैं। इधर महाराजगंज आ गया तो उसके नीचे गोरखपुर आ गया, फिर इधर आता है गोंडा, फिर ऊपर से टच करता हुआ बलरामपुर, बहराइच, ये सब आसपास हैं, ठीक है। श्रावस्ती है। तो इन सारे जिलों को क्या होगा, इसमें फ़ायदा होगा। तो
district of UP will be benefited, and about the 15 the characters of these 9 districts will get irrigation facilities. तो मतलब इतना इनको इरिगेशन जो सिंचाई की सुविधा मिलेगी इसमें इनको मिलेगी, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट कनेक्ट्स घाघरा रिवर टू सरयू। तो देखिए इधर से जब घाघरा रिवर आती है तो सरयू रिवर तो है ना जो अयोध्या में होते हुए जाती है, तो घाघरा रिवर को किससे जोड़ेगी, सरयू से जोड़ेगी, फिर सरयू को किससे जोड़ेगी, राप्ती। राप्ती ये गोरखपुर से आती है, ठीक है। तो सरयू यहाँ पे घाघरा रिवर, फिर सरयू रिवर, फिर राप्ती रिवर, फिर राप्ती रिवर को ये बाणगंगा भी उसकी मतलब एक सहायक नदी है, तो राप्ती को बाणगंगा से जोड़ेगी और बाणगंगा को रोहिन रिवर से जोड़ेगी। मतलब 5 नदियाँ इसमें आती हैं, वो आपको याद करनी होंगी, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन। तो 5 नदियों को एक तरह से मिला के जो कनाल प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आउट ऑफ द 18 प्रोजेक्ट्स, तो इसमें ये नहीं था कि एक ही प्रोजेक्ट था, कई मतलब छोटे छोटे चीज़ें थी, मतलब इस नदी को उस नदी से जोड़ा तो एक प्रोजेक्ट ये हो गया, तो ये सारी पूरी मिला के पूरी सरयू कनाल प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो आउट ऑफ द 18 प्रोजेक्ट्स दैट वर स्टार्टेड इन दिस स्कीम 17 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो जो 18 प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे उसमें से कितने कंप्लीट हो गए हैं, 17 कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये परियोजना थी। ये अगर इसमें मतलब आप क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा, जैसे ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये श्रावस्ती आता है, और यहाँ से ये सीतापुर का एरिया है, यहाँ पे हमारी आती है ये जैसे घाघरा रिवर ये आ रही है, और यहाँ पे इधर जो सरयू रिवर आती है, फिर इधर ये जो संत कबीर नगर है गोरखपुर है, पूरा इधर ये जो राप्ती नदी आ रही है, तो बाणगंगा इधर से मिलती है गोंडा से होते हुए। तो ये पूरा इतने पूरे रीजन को ये कवर करेगा ये पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम ये सरयू कनाल प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है, जो मतलब चारों नदियों के जैसे रोड का जैसे चौराहा टाइप का होता है ना, तो उसी टाइप से कनाल्स जोड़ दी गई। उनमें जैसे चेक डैम्स टाइप के बना दिए, चेक डैम्स मतलब जो छोटे छोटे डैम्स होते हैं उनको बना दिया गया कि किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा अदर अलग अलग कैनाल्स में, जिससे कि इरीगेशन फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी कॉरिडोर था प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि काशी जो वाराणसी है ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो 13 दिसंबर 2021 को PM इनॉग्रेटेड द न्यू एंड ग्रांड श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर by unveiling the stone plaque in Varanasi district of UP. This corridor connects the ancient काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी डायरेक्टली विद द गंगा घाट। इसमें क्या था, ये जो काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट था, इसमें जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये जो काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है ये क्या मतलब बहुत ही घनी एक बहुत ही बस्ती टाइप का था, उसमें बीच में था। तो अगर इसमें से जाने के लिए श्रद्धालुओं को बहुत एक तो लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फिर वहाँ से गंगा घाट में जाने के लिए भी मतलब एक बहुत सकरे एरिया से जाना होता था। तो अब क्या है कि जैसे वहाँ पे आसपास के घरों को मतलब हटा के वहाँ पे एक पूरा कॉरिडोर टाइप का बना दिया गया कि मंदिर से आप सीधे गंगा नदी पे जा सकते हो। तो CM योगी से इसी में मतलब CM योगी आदित्यनाथ जी भी थे PM प्रधानमंत्री जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि इन द ईयर 1777 और 1780 तक महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ द इंदौर हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द रेस्टोरेशन ऑफ बाबा विश्वनाथ टेम्पल। अहिल्याबाई होलकर जी ये जो इंदौर की महारानी थी, इन्होंने 1777 से 80 के दौरान यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इसको मतलब ये वहाँ पे वो तोड़ दिया गया था, तो इसको इन्होंने फिर से बनवाया था। जो महाराजा रंजीत सिंह थे जो पंजाब के महाराजा थे, इन्होंने यहाँ पे जो गोल्डन ऊपर जो मंदिर आप देखेंगे उसमें तो सोने का जो एक तरह से उसको वो मड़ी चढ़ाई गई है सोने का, मतलब उसको कराया गया है, सोने से उसको आच्छादित किया गया है। तो ये किसने किया था, महाराजा रंजीत सिंह जी ने किया था। द रानी ऑफ ग्वालियर हैड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द टेम्पल, तो इनका इन्होंने मैंशन किया था। तो इसमें जो अटैक के अटैम्प्ट हुए हैं ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो इसमें कुछ सबसे पहला जो अटैम्प्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 1194 में किया था। फिर सुल्तान महमूद शाह ऑफ जौनपुर, उन्होंने भी इस पे अटैक किया था 1447। औरंगजेब के टाइम पे भी हुआ था, उस टाइम पे वहाँ पे मतलब मंदिर का एक एरिया तोड़ के वहाँ पे मस्जिद भी बना दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त जो हुई थी, तो उन्हीं के बारे में। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर जी की भी एक मूर्ति यहाँ पे अभी जो नया कॉरिडोर बना है तो इसमें बनाई गई है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से कॉरिडोर है, देखिए यहाँ पे ये मंदिर है, ये इधर में मंदिर का एरिया है, तो यहाँ से अब ये पूरा क्या है कॉरिडोर ये बना दिया गया, ये गंगा रिवर जाती है तो यहाँ से सीधे आप जा सकेंगे, ठीक है। और ये मंदिर का जो कॉरिडोर का एरिया है, देखिए ये बीच में मंदिर है, ये देखिए स्वर्ण इसमें जड़ित है, और यहाँ पे क्या है पूरा ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ये पूरा कॉरिडोर टाइप का बनाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम अपनी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो कंट्रीज़ लार्जेस्ट हेलीपोर्ट इन नोएडा। हेलीपोर्ट का क्या मतलब होता है, देखिए जहाँ एक मतलब हेलीकॉप्टर आके उतरता है तो उसे हेलीपैड बोलते हैं, और जहाँ कई हेलीकॉप्टर आके उतरे हैं तो उसे हेलीपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट होता है ना, तो उसी तरह हेलीपोर्ट। तो कंट्री का जो लार्जेस्ट हेलीपोर्ट बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, नोएडा में बनाया गया। तो हेलीपोर्ट विल बी बिल्ट ऑन 9.35 एकर्स इन सेक्टर 150A ऑफ नोएडा ऑन PP मॉडल। ये मतलब प्राइवेट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, उस मॉडल पे इसको बनाया जाएगा। कितनी कॉस्ट आएगी इसकी, 43 करोड़ इसकी कॉस्ट आएगी, और ये नोएडा में बनाया जाएगा। जो नोएडा का इंटरनेशनल जो जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ना, ये उसी के पास बनाया जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम अपनी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस। तो जो ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई है ये कब हुई है, ये मतलब वाराणसी में हुई है, वर्चुअल मीडियम से इसको किया गया था। किसने इसको लॉन्च किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या था, टू टेक फॉरवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज फर्स्ट ऑफ इस काइंड। ठीक है, ये मतलब अपनी तरह की पहली ये मेयर्स की जो कॉन्फ्रेंस है, जो मेयर होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े जो शहर होते हैं जहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उस शहर का जो सबसे मतलब प्रथम जो नागरिक होता है वो वहाँ का मेयर होता है। ठीक है, तो मेयर की जो जितने भी शहरों के मेयर हैं उनके सबका मतलब ऑल इंडिया ये मेयर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस थी। किसने की, ये जो लॉन्च की, पीएम मोदी जी ने लॉन्च की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू टेक फॉरवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ का जो डेवलपमेंट है उसको आगे ले जाया जाए। तो पीएम सेड यूपीज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इज़ द इम्पॉर्टेंट टू डेवलप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने कहा कि मतलब किस तरह से अब जब सारे लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो सब लोग अपना अपना बताएंगे कि हमारे एरिया में हमने ये काम किया, तो एक तरह से सबका जो संवाद होगा, तो संवाद से चीज़ें फिर आगे जो जहाँ पे जो चीज़ नहीं है तो दूसरे लोग उससे सीख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने ये जो उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये जो योजना है, इसकी उन्होंने तारीफ़ की कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एरिया को उसके एक प्रोडक्ट से अगर उसको निर्धारित किया जाता है तो उस तरह से उसमें क्या होता है, विकास होता है। तो ही आज द मेयर्स टू डेवलप ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्लेस इन द सिटी। तो इन्होंने बाकी मेयर से भी कहा कि वो मतलब अपने जो सिटी है, जो भी प्लेस है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करें। ठीक है, तो सिटीज़ आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड एसेसिबल इंडिया कैंपेन। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो सिटीज़ क्योंकि क्या होती हैं, वो हमारी जो इकोनॉमी की हैं वो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सिटीज़ में होती हैं, शहरों में ही आके होती हैं। लोग भी अगर जो मतलब एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से अगर आते हैं तो वो शहरों की ओर ही आते हैं, है ना। कोई शहरों से गाँव में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए नहीं जाता। ठीक है, तो और इसमें एसेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत उन्होंने कहा कि जैसे सुगम्य भारत ये जो योजना है, इसमें जो भी सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी सारी चीज़ें हों, ये दिव्यांग जनों को भी ध्यान में रख के सारी चीज़ें बनाई जाए, मतलब एसेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, पीएम ट्रांसफर्स ₹1000 करोड़ टू अकाउंट्स ऑफ 1.60 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसमें क्या है, वे रिसेंटली 22 दिसंबर 2021 को जो पीएम है, वाइल एड्रेसिंग ओवर 2 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एट परेड ग्राउंड नियर संगम इन प्रयागराज। प्रयागराज में ये जो महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, तो स्वयं सहायता समूह वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको इन्होंने एड्रेस किया और ट्रांसफर ₹1000 करोड़ टू द अकाउंट्स ऑफ 1.60 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें 1000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए डायरेक्ट। तो ऑन दिस ओकेजन द पीएम ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ 202 टू टेक होम राशन प्लांट्स इन 43 डिस्ट्रिक्ट्स इन मातृशक्ति महाकुंभ इन प्रयागराज। अलॉन्ग विद द ही ट्रांसफर्ड ₹20 करोड़ टू द अकाउंट्स ऑफ 1.01 lakhs न्यू बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो मतलब ये कि ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मातृशक्ति महाकुंभ, मतलब इनके तहत इन्होंने क्या किया, ये जो पैसा है उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। थ्रोइंग लाइट ऑन द पुष्टाहार प्लांट प्रोजेक्ट इन डिफरेंट ब्लॉक्स, ही सेड दैट दिस वुड बेनिफिट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एज वेल एज लोकल फार्मर्स। तो ये जो पुष्टाहार प्लांट प्रोजेक्ट था, इसमें उन्होंने कहा कि ये जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता, ग्रुप होता है, उसको भी हेल्पफुल होगा और लोकल फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। सीएम गिव इंस्ट्रक्शंस टू सेटअप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ड्रोन क्या है, देखिए आजकल ड्रोन काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज में और जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है, एग्रीकल्चर में, हर जगह ड्रोन यूज़ हो रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी रिसेंटली जो यूपी सीएम है, उन्होंने एक ऑफिसर्स की मीटिंग को मतलब प्रेसाइड किया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उसको मतलब मीटिंग को उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला डायरेक्टेड ऑफिसर्स टू चार्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द यूज़ ऑफ ड्रोन्स एंड प्रिपेयर अ प्लान टू कंपाइल द हिस्ट्री ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़ ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने कहा, मतलब अधिकारियों को एक तरह से निर्देश दिए कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रोन के, किस तरह से ड्रोन की मतलब प्लानिंग की जाए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके क्या नियम होने चाहिए, मतलब ड्रोन अगर किसी के पास है तो उसके क्या नियम होने चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने ऑफिसर्स से कहा, उनको निर्देश दिया कि आप इस पर काम करिए। He also proposed to start certification और डिप्लोमा कोर्सेज ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो ITI होती है ना, जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें इन्होंने एक प्रस्ताव और दिया कि जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड किए जाएँ, किसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ये चीज़ें दी जाएँ, क्योंकि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पे फ्यूचर है, तो ये फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ एक तरफ बढ़ते हुए इन्होंने मतलब ये जो ITIs में ट्रेनिंग देने के लिए मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ट्रेनिंग दी जाए, इसके बारे में एक प्रस्ताव रखा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोन इन डिजास्टर रिलीफ, मतलब डिजास्टर रिलीफ में भी जहाँ पे आप अगर खुद ऐसे नहीं जा सकते तो ड्रोन भेज के आप एक तरह से उसका पूरा ड्रोन व्यू, मतलब ऊपर से आप देख सकते हो क्या चीज़ें हो रही हैं। एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ अमूल प्रोजेक्ट इन वाराणसी।
तो वाराणसी में जो अमूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पीएम लेड फाउंडेशन ऑफ अमूल्स बनास काशी संकुल प्रोजेक्ट, ये जो बनास काशी संकुल प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो इसको 475 करोड़ रुपए की लागत से, कहाँ, ये वाराणसी में, ये करखियाओं जो जगह है वहाँ पे, करखियाओं जगह यहाँ पे मतलब इसका क्या है, शिलान्यास किया गया है। तो टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स द पीएम ऑल्सो लॉन्च्ड अ सर्टिफिकेशन मार्क। तो इसमें सर्टिफिकेशन मार्क और डेयरी मार्क और डिजिटली ट्रांसफर द बोनस अमाउंट ऑफ ₹35 करोड़ टू द अकाउंट्स ऑफ 17 ये 1,70,000 फार्मर्स एसोसिएटेड विद द बनास डेयरी। मतलब ये पूरा एक तरह से बनास काशी जो संकुल पूरा योजना बनाई गई है ना, तो इसमें आसपास के क्षेत्र के जितने मतलब के जो किसान हैं, जो भी दुग्ध उत्पादक करता है, तो वो आके अपना दूध वहाँ पे देते हैं। तो एक तरह से उस दूध को एक तो मतलब उसको प्रॉपर एक चैनल से होके उसमें एक सर्टिफिकेशन मार्क दिया जाता है कि नहीं, ये मतलब क्वालिटी वाला उस दूध का क्वालिटी है। तो इट इज़ टू बी नोन दैट इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 22% ऑफ द वर्ल्ड्स मिल्क। यूपी इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। तो पूरे विश्व का जो मतलब 22% जो दूध उत्पादकता होती है, ये कहाँ मतलब इंडिया प्रोड्यूस करता है। और उसमें इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो यूपी प्रोड्यूस करता है ना। तो ये देखिए जो बनास काशी संकुल परियोजना है ना, उसके तहत इस तरह से कुछ ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये कब, ये इसका प्रोजेक्ट का इन्होंने इनाग्रेशन कब किया गया था, 23 दिसंबर को किया था, किसान दिवस के दिन किया था। क्योंकि किसान दिवस के मतलब किसके उस पर मनाया जाता है, जो हमारे 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे, 5th PM चौधरी चरण सिंह जी के, तो उनकी जो जन्म जयंती है ना, वो 23 दिसंबर के दिन उनका जन्म हुआ था। तो उसी दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, ये भी याद कर देख लीजिए। तो ये 2001 से मनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ पे हम बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लखनऊ। तो लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई है, इसकी जो फाउंडेशन रखी, किसने, डिफेंस मिनिस्टर ने रखी। तो दिसंबर 26, 2021 को राजनाथ सिंह जी ने लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल। अच्छा, ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल। मिसाइल किसी दो तरह की होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोजेक्शन होता है ना, कुछ इस तरह से, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर तक मतलब मार करती है ना, और जो क्रूज मिसाइल होती है कुछ ऐसे सीधे उसमें जाती है। तो बैलिस्टिक, और इनकी दूरी लगभग होती है मतलब 250-300 किलोमीटर की दूरी पे मार कर सकती है। बाकी ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है तो इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब इनकी दूरी तो होती है 1000, 2000, 5000 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये बैलिस्टिक मिसाइल को ही कवर कर लेता है। क्योंकि जब आती है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ये बहुत जैसे दूरी से आती हैं, तो इनको ये जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो लगा होता है ना, ये इनको डिटेक्ट कर लेता है, तो इनको आकाश में ही इनको मार गिराता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है, एक तरह से भले शॉर्ट डिस्टेंस में रहती हैं, लेकिन ये मारक क्षमता इनकी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए क्रूज मिसाइल पे, तो ये किसका प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये देखिए DRDO इंडिया का है, और NPM जो ये कंपनी है, ये किसकी है, ये रशिया की है, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर के नाम पे ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा है। तो इसमें कितनी जॉब्स जनरेट होंगी, लगभग 5,500 जॉब्स जनरेट होंगे, और एडिशनल जो मतलब एंसिलरी यूनिट्स खुल जाएंगी ना, तो उसमें लगभग 10,000 जॉब्स जनरेट होंगी। तो ये कहाँ, लखनऊ में इसका शिलान्यास किया गया है। तो CM लॉन्चेस, यहाँ पे लॉन्चेस होना चाहिए, CM लॉन्चेस स्मार्टफोन टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन वर्क टू स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है, वर्क टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी, CM योगी डिस्ट्रीब्यूटेड 1 करोड़ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। तो मतलब किसके, अटल बिहारी वाजपेयी जी के एनिवर्सरी में 25 दिसंबर के दिन इन्होंने लगभग 1 करोड़ टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटे। तो इसमें इन्होंने डिजी शक्ति पोर्टल और ये डिजी शक्ति अध्ययन ऐप को भी इसने लॉन्च किया। तो ये जितने भी लैपटॉप्स और ये जो स्मार्टफोन्स मतलब स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स बांटे गए, इनमें सब में ये मतलब ऐप्स क्या होंगे, उसमें प्री इंस्टॉल्ड होंगे, है ना, पहले से ही इंस्टॉल करके दिया जाएगा। इसमें क्या है, डिजी अध्ययन जो है, इसमें मतलब जो भी ऑनलाइन कोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाएंगे ना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, तो ये इन ऐप्स पे पहले से ही आ जाएंगे, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो यूपी इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो जो 2021 का गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है दिसंबर 25 को, ये जो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के अवसर पर, तो द गुड गवर्नेंस इंडेक्स वॉज रिलीज बाय द यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। तो इसमें यूपी को कौन सी रैंक मिली है, 5th रैंक मिली है, ग्रुप B कैटेगरी में। मतलब 4 कैटेगरी होती हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। यूपी का जो स्कोर है 4.628 है, और जो ग्रुप B कैटेगरी में है किसने टॉप किया है, MP ने टॉप किया है, यूपी की 5th रैंक है, और गुजरात ने ग्रुप A कैटेगरी में टॉप किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बढ़ते हैं। तो यूपी नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया, इसमें तो यूपी की सबसे लास्ट जो 4th एडिशन का जो है ना नीति आयोग का, मतलब 4था एडिशन है हेल्थ इंडेक्स का, तो इसमें यूपी की रैंक क्या है, सबसे लास्ट है।
तो द रिपोर्ट वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो अमंग द स्मॉलर स्टेट्स मिजोरम वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वाइल नागालैंड रिमेन्ड एट द बॉटम। तो स्मॉल स्टेट्स में मिजोरम फर्स्ट पे था और नागालैंड बॉटम पे था, और जो लार्ज स्टेट्स में था तो उसमें यूपी लार्ज स्टेट्स में सबसे लास्ट में था 30.57 में। और लार्ज स्टेट में जिसने टॉप किया है उसने वो है केरला, और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे है तेलंगाना। तो केरला का स्कोर देखिए 82.20 और यूपी का स्कोर एक तरह से देखा जाए 30.57, तो बहुत वे बिहाइंड है उससे। ठीक है, तो ये नीति आयोग को हेल्थ इंडेक्स था। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है पीएम फ्लैग्स ऑफ कानपुर मेट्रो रेल। ये आज की हमारी आखिरी न्यूज़ भी है। तो कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई है पीएम ने की है। तो ऑन दिसंबर 28, 2021 पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द कंप्लीटेड सेक्शन ऑफ द कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन द मेट्रोपोलिस ऑफ द कानपुर एंड टुक अ मेट्रो राइड विद सीएम योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन होम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, तो ये कहाँ तक की जो 9 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है, कहाँ तक का है, कानपुर आईआईटी कानपुर से लेके मोती झील तक का है। ठीक है, द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन कानपुर टोटल लेंथ ऑफ 32 किलोमीटर एंड इज बीइंग बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 11,000 ये करोड़ रुपए में। ठीक है, मतलब इतने कॉस्ट पे इसको बनाया गया है। तो बीना पनकी जो मल्टीपर्पज़ ये जो प्रोजेक्ट, ये जो पाइपलाइन है, इसका भी मतलब शिलान्यास इन्होंने किया। तो ये 1500 करोड़ रुपए में बनी है, और ये 356 किलो बीना, देखिए जो बीना रिफाइनरी है ये एमपी में है, पनकी है ये कानपुर में है, तो इतनी लंबी ये पाइपलाइन बनाई गई। तो 356 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 3.45 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनएम। ठीक है, इतनी इसकी कैपेसिटी होगी। तो ये बनाया गया है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।